वो सारे कार्य करते हैं जो एक वैलिड मैरिज के होते हैं, पर उसकी जवाबदारी जो है लीगली वो उनके ऊपर नहीं होती। कि जिस तरह से दो मल्टीनेशनल कंपनीज या दो कंपनीज एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं कि हम इन टर्म्स में बिजनेस करेंगे, उन्हीं टर्म्स में इसका एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना हो तो हो सकता है। बीइंग अ मैन उसके क्या राइट्स है, बीइंग अ वुमेन उसके क्या राइट्स है। तो 25 आप देंगे, 25 आप देंगे, यहाँ तक की क्लैरिटी के साथ एग्रीमेंट करना हो तो किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो चाइल्ड का बॉर्न होना लाजमी है, होता है ये। उसके राइट्स कैसे कोर्ट हमको लीगली दिलवाएगी? जिस रिश्ते की आधारशिला पेपर वर्क है जी, वो रिश्ता रिश्तों की आधारशिला पे कितना खरा उतर सकता है। सेम सेक्स मैरिज एंड सेम सेक्स लिव इन रिलेशनशिप, मैन एंड अ वुमेन दे कम इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो उसमें मेंटेनेंस का कैसे लीगली उस पर वर्कआउट किया जाता है? सो शैल दिस लिव इन रिलेशनशिप बी प्रिज्यूम्ड एज अ मैरिज? दैट इज ऐप बेस्ड रिलेशनशिप, स्वाइपिंग राइट, स्वाइपिंग लेफ्ट एंड मेनी सच ऑप्शन। मैरिज का आप डीमेरिट्स देखेंगे तो शादियां टूटती है, उसके बाद इतना टाइम पीरियड लगता है डिवोर्स देने में। सो व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र? नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एडवोकेट दोस्त कुणाल चंद्रमानी और आज आप मेरे साथ मेरे चैनल पे अ पॉडकास्ट विद केसी, और हमने आज हमारे पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, बहुत ही बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, मिस्टर पारस सुखवानी जी का। आप आए, आपने हमको टाइम दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बट डिस्कस करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम मिस्टर पारस सुखवानी जी से भी लेते हैं। ये सर बताइए सर अपने बारे में कुछ। मेरी ज़िंदगी हमेशा से खुली किताब रही है। बहुत ही छोटी उम्र से वकालत करने का शौक़ जो है मुझ में इसलिए भी था बिकॉज माई ग्रैंडफादर वॉज अ लॉयर, माई फादर इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ लॉयर, माई मदर इज़ समवन, मेरी माताश्री ने उन्हें किस्मत ने ये मौका दिया कि शादी के बाद उन्हें वकालत पढ़ने का चांस मिला, विच बहुत ही खुले दिल से उसने इस बात का स्वागत किया, एंड शी एनरोल्ड एज अ लॉयर इन द ईयर 1991. So that way I have a background. If this qualifies as a background, then I certainly have a very large background in the field of law. So that is 3rd generation being a lawyer. So हम कह सकते हैं हमारे सर के roots in this field is since 55. That's when 1955, मतलब almost 70 years आप पकड़ सकते हैं हमारे सर के बैकग्राउंड है in this field. तो आज के टॉपिक पे आते हैं. Today's topic is on live-in relationship. बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक रहा है हमारे यंग जनरेशन्स के लिए. डिस्कस करना तो बनता ही था बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सब गलती भी कर रहे हैं और कोई इंसान कुछ चीज़ सही भी कर रहा है, बट गलत या सही आज हम वो डिस्कस करेंगे हमारे एडवोकेट, प्रिय एडवोकेट से मिस्टर पारस सुखवानी जी से. सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है. व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप? तो सर बताइए लिव इन रिलेशनशिप एग्जैक्टली होता क्या है? सी देखिए, बिफोर लिव इन रिलेशनशिप को इलेबोरेट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम ये जानें या हम ये समझें कि शादी क्या है. हर एक धर्म ने, हर एक समाज ने, हर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने शादी की परिभाषा अपने हिसाब से समझाई है. उस पर कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकता है. करेक्ट. इसलिए हर एक समाज अपने हिसाब से शादी का डेफिनेशन देता है. करेक्ट. मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो शादी को आप दो आत्माओं का मिलन कह सकते हैं. वो दो आत्माओं का मिलन जिसमें सम्मति से रहने के लिए, सुख दुख में भागीदार बनने के लिए, जवाबदारी और सुख साथ में लेने के लिए समाज की मंजूरी मांगी जाती है. ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन इस पे हो सकता है. हर एक व्यक्ति का इस पे पर्सनल ओपिनियन डिफर करेगा. अब समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप को. जी सर. ये वो रिश्ता है जो दो कंसेंटिंग एडल्ट्स एक उम्र पे पहुंचने के बाद तय करते हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं. ओके. हम जवाबदारी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. हाँ. अनलाइक अ सिंपल मैरिज, एक मैरिज से अनलाइक
ये वो रिश्ता है जहाँ पे मर्यादाएं तय की जाती है। कैसे? ये आपके मन में जो सवाल आ रहा है उसको मैं अभी से इलेबोरेट करना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे एक नॉर्मल मैरिज में मर्यादा की सीमा बहुत कम है, कोई मर्यादा वैसे नहीं है। जैसे एक खुली भाषा में अगर एग्जांपल देता हूँ, शौहर ने नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर छोड़ दिया जी, और बीवी ने बड़े प्यार से उसको सुखाकर वापस अपनी जगह पे लगा दिया। जी, तो इसमें कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है। करेक्ट। वो फीलिंग है और वो होता है। हाँ, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में ये मर्यादा तय कर दी जाती है कि हम साथ रहेंगे, हम खर्च बांटेंगे, ओके, हमारी जवाबदारी इस रिलेशनशिप की इतनी मर्यादाओं में ही होगी और हमारे पास मैरिज की तरह ज़्यादा जवाबदारी नहीं होगी और हम जब चाहें एक दूसरे को बिना कोई लीगल प्रोसीडिंग्स छोड़ सकते हैं। ओके, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो कंसेंटिंग एडल्ट्स साथ रहते हैं, वो सारे कार्य करते हैं जो एक वैलिड मैरिज के होते हैं, ओके, पर उसकी जवाबदारी जो है लीगली वो उनके ऊपर नहीं होती। ओके। सर, अगर इससे कुछ कनेक्टिंग क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी तो आ ही रहे हैं, बट क्या ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज जो लिव इन में आ रहे हैं? तो ये क्या एक एग्रीमेंट है? अब अगर ये एग्रीमेंट है तो इसका एग्रीमेंट भी बनता होगा। जैसे हम शादी कर जाते तो हमारे 7 फेरे होते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट है। वो इन टर्म्स ऑफ आपके धर्म में या किसी और का कुछ अलग धर्म है तो उनके वो वैसे एक नेचुरल कल्चर के हिसाब से एग्रीमेंट क्रिएट होता है। सो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट कल्चर के हिसाब से क्रिएट व्हाट आई बिलीव नहीं हो रहा है, तो ये किस तरह का एग्रीमेंट है? अगर आपके श्रोताओं की भावनाओं की कदर करूं, जो करनी ही चाहिए, आपकी भावनाओं की कदर करूं, सभी की भावनाओं की कदर करते हुए और सभी को सम्मान से देखते हुए, खुली भाषा में बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह से दो मल्टीनेशनल कंपनीज या दो कंपनीज एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं कि हम इन टर्म्स में बिजनेस करेंगे, ओके, या हम इन टर्म्स में ट्रांजैक्शंस करेंगे, जी, उन्हीं टर्म्स में इसका एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना हो तो हो सकता है। ओ, सो मतलब यहाँ पे राइट्स भी आ जाएंगे, किस पार्टनर के क्या राइट्स आ रहे हैं और किस पार्टनर के क्या राइट्स आ रहे हैं। बीइंग अ मैन उसके क्या राइट्स हैं, बीइंग अ वुमेन उसके क्या राइट्स है। तो सर उसके बारे में भी थोड़ा सा हमको बताइए पहले। देखिए, आज ऐसा कहते हैं कि एक जीवन संगिनी मिल जाना, एक साथी मिल जाना, एक लाइफ पार्टनर मिल जाना बहुत बड़ी बात है, ये माना जाता है। और हर पेरेंट, हर जो करता धरता है आपका, चाहे वो आप खुद अपने को स्वयं को अपना स्वामी माने, अपने माता पिता को अपना स्वामी माने, जिसको आप अपना करता धरता माने, ये फैसला आप उस पर छोड़ते हैं नॉर्मली। जैसे आज शादी होती है, सो एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है, उनको एक दूसरे का प्रेफरेंस पूछा जाता है, एक दूसरे की हॉबीज़ पूछी जाती है, कल्चर देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है, और ये सारे प्रोसेस के बाद, अब इसे प्रोसेस कहना पड़ता है क्योंकि इस समाज ने उसको प्रोसेस नाम दिया है। मे बी ये सारे कल्चर होने के बाद, ये सारे कल्चर, ये सारी सभ्यता होने के बाद लड़का लड़की को मिलवाया जाता है जी, जहाँ पे वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई हमें इस मैरिज से ये उम्मीदें हैं और हमें इस मैरिज से ये उम्मीदें नहीं है। हाँ, अब इसका एक कुल सार मैं आपको बताऊं, इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बताऊं, तो डिस्कशन मेनली इस टॉपिक पे होता है कि इसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व होंगे या नहीं, उन्हें चिल्ड्रन चाहिए कि नहीं, फाइनेंस कौन देखेगा, कैसे देखेगा, बोथ पार्टीज इसमें वर्किंग होंगे या नॉन वर्किंग होंगे, जॉइंट फैमिली में रहेंगे या इंडिविजुअली रहेंगे, एंड सम अदर टॉपिक्स लाइक दैट, क्विजीन प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल प्रेफरेंस। वाइल लिव इन में ये सारा प्रोसेस एक तरीके से साइड में रह जाता है, ओके, एंड इट बॉइल्स डाउन टू ओनली द 2 people हु आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, जो साथ में रहने वाले हैं। करेक्ट, वो अपने स्वामी बनके अपनी टर्म्स रखते हैं कि अगर हमारे इस अकोमोडेशन का रेंट मान लीजिए 50,000 महीना है, तो 25 आप देंगे, 25 आप देंगे। यहाँ तक की क्लैरिटी के साथ एग्रीमेंट करना हो तो किया जा सकता है, और बाकायदा लोग करते भी हैं। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ दैट एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक डिबेटेबल इश्यू है। करेक्ट,
वो एक डिबेटेबल इशू है, वेदर उसको एनफोर्स किया जा सकता है यूजिंग कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एजेंसी, दैट इज वेरी डिबेटेबल. करेक्ट. That will be decided on the facts of that case. करेक्ट. No comments on that may be required here. जी. But as a concept, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन इसमें यह है कि एक ऐसा रिश्ता जो दो आत्माओं का मिलन है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें फीलिंग होना ज़रूरी है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें भावनाओं की कदर सबसे पहले होनी चाहिए, वहाँ पर अगर पेपर वर्क इन्वॉल्व हो रहा है तो उस रिश्ते की आधारशिला क्या है? जिस रिश्ते की आधारशिला फीलिंग्स है ही नहीं, वो रिश्ता आगे बढ़ कैसे सकता है? ये एक सवाल है जो हर एक व्यक्ति को अपने हृदय की गुफा में झांक के खुद से पूछना चाहिए और फिर कोई फैसला लेना चाहिए. इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप मैरिज के कंपैरिजन में कंट्रोवर्शियल बन जाता है. ओके. सर, आज की जनरेशन को मैं अगर देखना चाहूँ या उनके नज़रिए से देखूँ, सो दे आर प्रेटी इंटरेस्टेड इन शॉर्टकट्स. सो शॉर्टकट जब हुआ तब लिव इन रिलेशनशिप का बॉर्न हुआ. अब जब इसका बॉर्न हुआ तो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो इंसान रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ नहीं कह सकते, कपल कह रहे हैं, कपल में से किसी चाइल्ड का बॉर्न हुआ होता है. लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो चाइल्ड का बॉर्न होना लाजमी है, होता है ये. सो उसके राइट्स कैसे डिस्क्लोज करेंगे आप? उसके राइट्स कैसे कोर्ट हमको लीगली दिलवाएगी? देखिए, माननीय ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीशंस में ये व्यक्त किया है दैट चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ ए लिव इन रिलेशनशिप कैन बी कॉल्ड लेजिटिमेट. वो बिल्कुल जायज़ बच्चे हैं. उन्हें पूरे हक मिलेंगे जो एक बच्चे को मिलने चाहिए, उन्हें पूरा प्यार मिलना चाहिए जो एक बच्चे को मिलना चाहिए. और ये कंट्रोवर्सी सदैव रहेगी कि इन बच्चों का भविष्य क्या है. वो एक सवाल है जो फिर से उन माता पिता जो लिव इन में से चिल्ड्रन के माता पिता बने हैं, वो उन्हें खुद से पूछना पड़ेगा कि इस बच्चे का भविष्य क्या है. क्योंकि जैसा मैंने बताया, जिस रिश्ते की आधारशिला पेपर वर्क है जी. वो रिश्ता रिश्तों की आधारशिला पर कितना खरा उतर सकता है. आज आप यहाँ बैठे हैं, आपको मेरे लिए सम्मान है, आपको मेरे लिए प्यार है जी. तभी आप शायद यहाँ बैठे हैं. करेक्ट. वाइस वर्सा, जैसे मुझे आपके लिए वो प्यार है, मुझे आपके लिए वो सम्मान है, तभी मैं शायद आपको मन से एक्सेप्ट करके वो जवाब दे पा रहा हूँ जी. उसी हिसाब से अगर एक रिश्ते में फीलिंग नहीं है और उसका रिजल्ट मिल जाता है जो अदरवाइज फीलिंग से आता है. आज फीलिंग्स है कपल को कि हमें साथ मिलकर एक अच्छा भविष्य बनाना है, हमें साथ मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है. उसके लिए बच्चों का होना एक बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. करेक्ट. Children bring you a lot of joy and they do to anyone who appreciates them. करेक्ट. The child of your life, it changes your life for good. करेक्ट. You have to embrace that. You have to welcome that. करेक्ट. मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आजकल की जनरेशन मैरिज के टाइम पे ये डिस्कस करती है कि बच्चे करने भी हैं या नहीं, या बच्चे चाहिए या नहीं. जी. ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है. ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है. अब आप कहेंगे कि सुखवानी जी आपके तो ख्यालात इसमें बड़े पुराने हैं. आई प्लीड गिल्टी कि मेरे ख्यालात पुराने हैं, नो डिफिकल्टी. बट जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं देता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है. इस मूल्यहीनता की ओर हम नहीं बढ़ सकते. अब ठीक है, जैसा आपने बताया, वी विल डाइग्रेस द इशू अनफॉर्चुनेटली इफ वी गो ऑन दैट लेन. जैसा आपने बताया कि उन बच्चों, या जैसा आपने पूछा कि उन बच्चों का भविष्य क्या है जो एक लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए हैं. Legitimacy of the child is not in dispute. Supreme Court has time and again categorically said that ये बच्चे legitimate हैं. बच्चों को जो हक मिलने चाहिए वो इन बच्चों को भी मिलेंगे. मतलब जो बच्चों के आफ्टर मैरिज राइट्स रहते हैं उनके फादर और मदर पे, वो सेम राइट्स कंसिडर किए जाएंगे लिव इन रिलेशनशिप में दो कपल के जो राइट्स रहते हैं, और उनको मदर फादर कंसिडर किया जाएगा, उनको भी मदर फादर के टर्म्स में ही कंसिडर किया जाएगा. ओके, ग्रेट. सर, थोड़ा सा एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ये कंट्रोवर्शियल वैसे ही सब्जेक्ट तो है, बट एक और कंट्रोवर्शियल जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का अभी बातें चली रही है कि सेम सेक्स मैरिज एंड सेम सेक्स लिव इन रिलेशनशिप
तो वो क्या चीज़ है, क्या वो लेजिटेबल है सेम सेक्स लिव इन रिलेशनशिप? ऑन एन एब्सोल्यूट लाइटर नोट, एक बहुत ही मजाकिया तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन यूज द वर्ड सेम जेंडर। हाँ, सेम जेंडर रिलेशनशिप, यस, बात तो वही हुई, बट बिल्कुल वही हुई। नाउ सी, पर्सनल व्यूज ऑन द टॉपिक मे बी डिफरेंट। आज हर एक व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। हर एक व्यक्ति को बिल्कुल उसकी मर्यादा, उसका आदर, उसे प्यार सब मिलना चाहिए, अपने अपने हिसाब से बिल्कुल मिलना चाहिए। सो टू से दैट सेम जेंडर एंड लिव इन रिलेशनशिप, इसका मेल कहाँ तक होता है? तो जैसा कि हमने देखा है कि अभी सेम जेंडर रिलेशनशिप डिक्रिमिनलाइज हो गया है। इट इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस टू हैव सेम जेंडर रिलेशनशिप. The Honorable Court is now considering whether such couples can be granted the certification of a marriage. मैरिज और नॉट, मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप ऑफ सेम जेंडर एंड मैरिज रिलेशनशिप ऑफ सेम जेंडर ये एक अलग इश्यू है। इन एज मच एज मैरिज उनका एक सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है कोर्ट के पास, इसलिए इस वक्त उस पर कोई टिप्पणी जायज़ नहीं होगी। सो फार एज लिव इन रिलेशन इज कंसर्न, so far as live-in relationship is concerned, there are judgments which take the view कि वो एक valid relationship है और marriage में जो benefit रहता है वही benefit live-in couple को भी मिलेगा। जैसे आपका इशारा शायद maintenance की तरफ है। करेक्ट। जब मेंटेनेंस की क्वेश्चन आई गया तो सेम जेंडर हटा दिया, बट कपल की बात कर रहा हूँ अब मैं, बॉय एंड अ गर्ल और अ मैन एंड अ वुमेन, दे कम इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो उसमें मेंटेनेंस का कैसे लीगली उस पर वर्कआउट किया जाता है? अगर वो इन फ्यूचर अलग रह रहे हैं तो उस पर मेंटेनेंस कैसा? अगर इन फ्यूचर अलग भी रह रहे हैं तो एक लड़के की शादी हो गई, दूसरा लड़की है वो अलग रह रही, तो क्या उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस राइट्स तो होते हैं, बट ये मेंटेनेंस का सब्जेक्ट कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, मेंटेनेंस या जिसे भरण पोषण भी कहा जाता है, वो सेक्शन 125 CRPC एक एनेबलिंग प्रोविजन है वेयर अग्रीव्ड पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एंड आस्क फॉर मेंटेनेंस, कि मेरा भरण पोषण जो इस पर्टिकुलर जेंटलमैन या हस्बैंड की जवाबदारी है, या मेरे बच्चों का मेंटेनेंस जो मेरे हस्बैंड की जवाबदारी है, वो इसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमें इन कारणों से परेशान कर रहे हैं और मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सो द कोर्ट कैन बी रिक्वेस्टेड टू पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू डायरेक्ट हिम टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। दिस इज ब्रॉडली व्हाट मेंटेनेंस इज। करेक्ट। सो फार एज लिव इन कपल इज कंसर्न, लिव इन कपल के अंदर जो लेडी है, हु इज द लेडी, she also is equally entitled to file a 125 application. That is what the Supreme Court has taken a view. ओके। आपका जो सवाल है उस सवाल की मैं थोड़ी भूमिका रच देता हूँ जो मैं देख पा रहा हूँ। जी आपका सवाल का इशारा डिस्प्यूट की तरफ है। जी सर। अब देखिए, हम जब छोटे थे, या आजकल भी जैसे हम बच्चों से कन्फ्रंट करते वक्त कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कोई बच्चा आपके पास आता है, कहता है कि भाई मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, मैं तो इस दोस्त से अब बात नहीं करने वाला, या मैं तो इस दोस्त से अब दूर रहने वाला हूँ। तो आप उसे समझाते हैं। करेक्ट। कभी देखिए, जहाँ दोस्ती है वहाँ हंसना रोना लगा रहता है, वहाँ बातें चलती रहती है। जी। उसी हिसाब से एक नर और एक लेडी, द मैन एंड वुमन रिलेशनशिप, दैट वे ऑल्सो हैज़ इट्स ओन अप एंड डाउन, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये कभी हंसना कभी रोना चलता रहता है। ऐसे डिस्प्यूट्स जो इससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स जो एक सीरियस कलर ले लेते हैं, जो यहाँ तक आ जाते हैं कि जो मर्यादा है कायदे की उसका वो भंग होने लगता है, तब कायदे को अपना कर्म करना पड़ता है। उन सिचुएशंस में मेंटेनेंस लॉज आर वेरी नाइस टू प्रोटेक्ट हु आर रियली अग्रीव्ड। कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट इज ऑन वन हैंड, वो चलेगा, वो चलता रहता है। नाउ व्हेन सिचुएशन लाइक दैट कम्स, द कोर्ट हैज टू लुक एट द सिचुएशन विथ अ लिटिल बिट मोर कंपैशन and a little bit more kindness
टू सी दैट उनके सामने इस वक्त क्या है। उनके सामने इस वक्त एक औरत है, उसके बच्चे हैं। अब क्या ये कहना कि क्योंकि ये बच्चे और ये औरत एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसलिए कायदा इनकी रक्षा ना करे, ये अपने आप में एक सवाल है। और वो सवाल का जवाब माननीय कोर्ट ने कई बार दिया है, जहाँ पे ये हेल्ड किया है कि मेंटेनेंस टू अ लेडी, बी दैट एज इट मी दैट शी वाज इन अ लिव इन रिलेशनशिप, इज प्रिटी मच वैलिड। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर वो आदमी की शादी हो जाती है while the lady of that live-in relationship is still alone, that will still not absolve him from complying with the order of the court, as I see it. If the court has ordered that you must maintain this lady, then it does not matter that whether you are into a second marriage or not. So if you are in a second marriage and your earlier relationship which you were in a live-in relationship that has broken down, so आपको उस लेडी को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। If it is by a court, I'm sorry to interrupt you here, but if it is by a court order, then yes. Okay, हाँ, of course, by a court order. Of because देखिए, जिस रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप है, जैसा मैंने बताया, उसकी आधारशिला क्या है, उसका बेस क्या है? एग्रीमेंट ना, वो एग्रीमेंट क्या है कि हम दो व्यक्ति इन बातों पर सम्मत हैं जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सच की परिभाषा क्या है? हमारे सच की परिभाषा वो है जो हमारे हृदय की गुफा में से हम पढ़ सकते हैं। और उस वक्त क्योंकि सब ठीक था, हम हमारे हृदय की गुफा में जाके एक दूसरे को कह सकते थे कि सब ठीक है और ये हमारे टर्म्स है। पर अब वो नहीं है, अभी टर्म्स खराब हो चुके अब टर्म्स खराब हो चुके हैं। एग्रीमेंट उस सिनारियो में जहाँ पे चीज़ें पेपर पे जॉल्टेड डाउन है, विच आर मेंशन कैटेगरिकली एंड क्लियरली। बट जैसा मैंने पहले बताया कि एनफोर्समेंट ऑफ सच थिंग्स बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज स्टिल डिबेटेबल। ओके, कैन कॉन्ट्रैक्ट लॉ टेक अवे व्हाट इज गारंटीड टू यू बाय कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन मार्क। So connecting question, sir. So shall this live-in relationship be presumed as a marriage? For the purposes of granting maintenance, yes. And for other remaining purposes? For other remaining purposes, that will be subject to the facts and circumstances which prevail in the case. If there is someone who is not willing to take the responsibility of a product that he has devised or she has devised, That means a child. that indicates a child, that indicates expenses, that indicates other responsibilities which are associated with a normal marriage in that sense. Okay. Because देखिए, I do not wish to do this, but let me take this opportunity जो आपके श्रोताओं के लिए एक संदेश है। अगर आपके, मैं जानता हूँ आपका चैनल बड़ा पॉपुलर है और यंग ऑडियंस इज़ योर फोर्टे। यंग ऑडियंस आपके पॉडकास्ट का, आपके वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, इसलिए उसी यंग ऑडियंस को मैं आज ये एक आपके चैनल से एक संदेश देना चाहूँगा दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ समथिंग विच इज़ द इसेंस ऑफ लाइफ। आपके जीवन का सार है आपकी जिम्मेदारी, उसे निभाएं, उससे कतराएं नहीं। बहुत बहुत पुण्य है, बहुत ये एक बड़ा रास्ता है आपका जीवन, जहाँ पे आपकी जवाबदारी, आपका समरी है लाइफ का। जी। लिव इन रिलेशनशिप यंग जनरेशन को या आज की सो कॉल्ड यंग जनरेशन को इतना पसंद क्यों आ रहा है, इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? उसका रीज़न ये है दैट जिम्मेदारी की मर्यादा बहुत कम है। कभी भी आपको वॉकआउट करने का परमिशन है। कोई ऐसा कायदा हो नहीं सकता जो आपको उधर बांध सके। इट विल बी हाईली डिबेटेबल whether anyone can say that you have to live with this person compulsorily. It is highly debatable. I don't see a way out for anyone. Like I just said, can contract law prevail over your fundamental rights? Question mark. That is highly debatable. That is very debatable. Very debatable. Yes. But the younger, like एक अब आपके, मैं उस दिशा में ले जाना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन को जहाँ पर मैंने सोचा नहीं था हम जाएंगे. That is app-based relationship, very famous with your young generation today, swiping right, swiping left, and many such options. Tinder. I don't wish to name anybody, but many apps. अब तो बहुत, I think what I there is this beautiful college where I go as a visiting faculty,
एंड आई सी लॉट ऑफ यंग जनरेशन पीपल, लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जिन्हें ये बहुत लुभावना लगता है। कितना लुभावना है। और ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सामने वाले व्यक्ति से मिलते नहीं हैं, आप सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं करते, नॉट लाइक फिजिकली आपको उनसे कन्वर्सेशन नहीं करना पड़ता, द ऐप डज इट फॉर यू। एक ऐसा प्रोफाइल आप बना सकते हैं जिसमें आप अपनी अच्छाइयाँ बता सकते हैं, बुराइयाँ तो अपनी कोई खैर मानने को तैयार होता नहीं वैसे ही। सो कितना लुभावना है ये आज के यंगर ऑडियंस के लिए, सो अट्रैक्टिव एंड दे आर फैसिनेटेड। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट दे डोंट विश टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट दे से और डू। दैट इज़ वाई दी ऐप उनके लिए वो माध्यम बन जाता है, वो प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे वो एक डिस्टेंस रखते हुए भी कंट्रोल में रह सकते हैं। करेक्ट। सो मैरिज, आजकल आप किसी को भी पूछिए कि भाई मैरिज के ऊपर आपका क्या टेक है, वेदर यू विश टू गेट मैरिड, द आंसर इज़ अ पजल्ड नो, कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। पर ऑलरेडी ही और शी इज़ 30 years of age जी, एंड स्टिल दे से कि नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। ऑल राइट, बट मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ सैंक्टिटी, it is an institution which has divinity, and in order to make your marriage work you have to work on it. किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एफर्ट लगता है और वो एफर्ट आजकल कोई देने को तैयार नहीं है। दैट इज वाई मैरिजेस वी सी आर फेलिंग टुडे, और अ कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ मैरिज इज दैट्स वाई ब्रेकिंग डाउन, एंड दैट इज वाई इंस्टीट्यूट्स लाइक लिव इन और शॉर्टकट्स लाइक यू सेड लिव इन आर अ लिटिल बिट इन मोर ट्रेंड एज आई सी इट। यस सर, बट एज अ इंडियन कल्चर हम कंसीडर करें तो इंडियन कल्चर में तो ये चीज़ ऑफ कोर्स डिनाई होती है, और बट लॉजिकली एक क्वेश्चन ऐसा राइज होता है कि हम मैरिजेस को हटा के लिव इन में ही रह लें तो सो कल्चर तो लिव इन में भी सेम है, बच्चे को मेंटेन करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट हाँ वो एक एग्रीमेंट हो रहा है जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, वो एक शॉर्टकट भी है। और मैरिज का आप डीमेरिट्स देखेंगे तो शादियां टूटती है, उसके बाद इतना टाइम पीरियड लगता है डिवोर्स देने में, तो वो सब चीज़ें आपका क्या उस पर व्यू है कि मैरिज को हटाओ, लिव इन में रह लो, कि लिव इन को हटा ही दो? चलिए, मैं पहले आपके सवाल को थोड़ा एलैबोरेट कर लेता हूँ, आपके सवाल को मैं थोड़ा और समझ लेता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। आपका सवाल है कि मैरिज एंड लिव इन का कंपैरिजन, दैट इज़ वन। यस। आपका सवाल ये भी है कि अगर मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है तो उसमें फेलियर क्यों है? करेक्ट। तीसरा आपका एक इशारा ये है कि अगर लिव इन इतना लुभावना है तो वो अभी तक मेन स्ट्रीम चैनल क्यों नहीं है? वाई नॉट एवरीबडी इज प्रेफरिंग लिव इन? ये तीन आपके मेन इश्यूज हैं यहाँ पर। सबसे पहला, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। देखिए, इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो इसके लिए हम थोड़ा और पास्ट में चलते हैं। इस बात को हम झुटला नहीं सकते कि हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तानी समाज में चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी जी। इस बात को हम झुटला नहीं सकते, वी कांट डिनाई दिस, क्योंकि उसके लिए बाद में देयर वाज लॉ आल्सो टू स्टॉप दैट। तो क्या वो सही था? वो भी गलत था। वो भी गलत था, चाइल्ड मैरिज भी गलत था। क्या लिव इन सही है? क्वेश्चन मार्क, अभी तक क्वेश्चन मार्क। यस। कहने का अर्थ ये है दैट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ यूनियन ऑफ टू सोल्स रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट, रिक्वायरिंग people to own up their responsibility, and the basis of a good marriage is feelings, above all feelings. If you are living a compromise, the marriage is bound to give up. अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज जी रहे हैं तो एक दिन शायद कभी ऐसा आ जाए जब आपके सब्र का बांध टूट जाए और आप कहें कि बस बहुत हुआ। अब इसका जन्म कहाँ से होता है उस पे आते हैं। इसका जन्म नहीं, मैरिज के ब्रेकिंग डाउन का जन्म, ये कॉम्प्रोमाइज टूटने का जन्म। ये कॉम्प्रोमाइज टूटने का जन्म उस मैरिज के बहुत पहले हो चुका है। कैसे? इट इज़ अनफॉर्चुनेटली द सो कॉल्ड प्रोसेस विच गिव्स राइज टू दिस सिचुएशन। आज हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे
आई पर्सनली फील, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि 30 से 35 एक बड़ी उम्र है जब पेरेंट्स की चिंता अपनी चरम सीमा पे रहती है। करेक्ट। पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि बाय द टाइम अगर आप एक छोटा सा अजम्पशन माने कि अगर पेरेंट्स जब वो खुद 25 साल के थे और शादीशुदा थे, आज उनका बच्चा 30 साल का है और शादीशुदा अभी तक नहीं है, या दे डोंट सी कि अभी भी वक्त लग सकता है, सो एक सिंपल एडिशन आप करेंगे तो उनकी उम्र बाय दिस टाइम इज 55-60 के ब्रैकेट में। करेक्ट। दैट्स वेयर उनके जीवन का जो भविष्य है, उनका जो आगे का भविष्य, जिसका डर उनके सामने डे बाय डे आते जाता है। अब वो कुदरत की ही माया है कि पहले एक बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर अंतिम सत्य। यस, करेक्ट। जब शरीर इस अंतिम सत्य की तरफ बढ़ने लगता है, उसके भविष्य की चिंता उसे और सताने लगती है। वो देखने लगता है कि ये जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होने वाला है, वो उस चिंता में जाने लगते हैं। अब ये वो चिंता है जो बहुत बहुत खराब है। ये खराब चिंता उनसे कुछ फैसले करवाती है जो शायद हित में नहीं है, और इसीलिए कपल्स वो कॉम्प्रोमाइज़ को चलने देते हैं। एंड देन व्हेन दे सी कि अब ये कॉम्प्रोमाइज़ आगे नहीं बढ़ सकता, दैट्स व्हेन ब्रेकेज ऑफ मैरिज हैपन्स। अब इसी में से निकलता है ये लिव इन का एक शॉर्टकट। अब जो जनरेशन बीत गई है, जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इसको किस तरह देखते हैं, वो एक बहुत ही हाईली कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग। इसका जस्टिफिकेशन दैट विच सिस्टम इज बेटर, दैट कंपैरिजन इज लेफ्ट टू द पर्सन हु वांट्स टू फॉलो व्हाट। ओके। किसे क्या फॉलो करना है, ये फैसला तो हमको उसी पे छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। आज की इस वार्तालाप में ये फैसला मैं सुनाऊं या आप सुनाएं, वो शायद अपने लिए इतना शोभनीय नहीं है। ओके। करेक्ट सर। काफ़ी रिलेटेड पॉइंट्स इस सब्जेक्ट में हमने डिस्कस किए। आई थिंक ये सब्जेक्ट को अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और एक न्यू क्वेश्चन पे राइज करते हैं जो हमारे लॉयर्स के लिए, हमारे जूनियर लॉयर्स के लिए, या फिर हमारे इंटर्न्स जो अभी स्टडी कर रहे हैं एज ए लॉ, उनके लिए हम ये एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैं हर एक जो भी गेस्ट आता है मैं उनसे पूछता हूँ, बिकॉज मेरा चैनल प्रेफरेबली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा देखते हैं, जो व्यूवर्स हैं मेरे लॉ व्यूवर्स ज़्यादा देखते हैं। सो व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्र? आपकी इस बाली उम्र नहीं कह सकता बट छोटी एज में आपने इतना सक्सेसफुल करियर कैसे डेवलप किया? आपका क्या माइंडसेट था? किस तरह से आपने ग्रोथ लिया सर? देखिए, सबसे पहले तो इन द वर्ड्स ऑफ माय ओन फादर, मेरे पिता साहब के शब्द मैं कहना चाहूँगा जो उन्होंने भरी अदालत में भी कहे थे कि जिस दिन आपको ये लगने लगे एज अ लॉयर, द डे यू फील दैट यू आर सक्सेसफुल, द डे यू फील दैट यू आर एन एक्सपर्ट, that's your last day as a lawyer. There cannot be a successful lawyer, there cannot be an expert. Every day is a learning process. एक चपरासी को भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ से भी सीखने मिलेगा। सीखने की चाह होना बहुत ज़रूरी है। The curiosity to learn, the ability to grasp and hard work. ये 3 क्वालिटी है जो आपको लास्ट डे ऑफ द प्रोफेशन तक रखनी है। Nobody can say that I am successful or I am an expert, and one should not say that. These are my father's words. मेरे पिता साहब के शब्द हैं ये, जो वो हमेशा हमसे कहते हैं कि अगर इस प्रोफेशन में जिसे दुनिया सक्सेस मानती है आपको वो चाहिए तो ये 3 क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। लॉ इज़ एन ओशन, यू हैव टू स्विम एवरी डे। लॉ इज़ अ बुक, यू हैव टू रीड एवरी डे। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। पढ़ाई एक ऐसा आपका, रीडिंग बिकम्स योर लाइफ, लर्निंग बिकम्स योर लाइफ। यू हैव टू रिमेन अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। हार्ड वर्क हैज़ नो अल्टरनेट। स्मार्ट वर्क इज़ ऑफ कोर्स वेलकम। एक ऐसी इच्छा रखना दैट मुझे कमर्शियल सक्सेस चाहिए, देन आई वुड रादर पुट इट दिस वे, यू फाइंड सम गुड बिजनेस टू डू इट। अगर आपको कमर्शियल सक्सेस चाहिए, इफ़ यू आर समवन जिसको कॉमर्शियली बहुत सक्सेसफुल होना है, तो यू फाइंड सम स्टार्टअप और यू फाइंड सम बिजनेस विच कैन गिव यू कमर्शियल सक्सेस, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशन
which is not made for commercial success. It's a service. It's a service to society. It's a noble profession. There is some reason that this profession is called a noble profession. There is some reason जो इसे पुराने ज़माने में सेवा भी माना जाए, राइट? पुराने ज़माने में इसे सेवा का दर्जा भी दिया गया कि ये एक सेवा है जो आप करते हैं. जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब न्याय लेने के लिए कोई खड़ा हो, वो है वकील. जब विपदा आपके ऊपर आए, जब आपत्ति आपके ऊपर आए, तो उस आपत्ति, उस विपदा, उस तकलीफ को आप तक पहुंचने ना दे, वो है आपका वकील. दैट इज योर लॉयर, द पर्सन हु स्टैंड्स बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट, द काउंसिल. सो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट speaking of the profession, and you're asking me that what is my so called success mantra in that sense, तो मैं एक candid confession यहाँ करना चाहूँगा that मैं बहुत छोटी उम्र से कोर्ट देखी है. मेरा internship, और rather so called internship, is a good 4.5 years of internship even before I started studying law. Even before I started studying law, I would attend the court, I would go to the courtroom carrying a diary and a pen, and I would try to grasp what is going on, rather than I will candidly admit this कि कुछ समझ नहीं आता था ज़्यादा इनिशियली. जब हम 17 साल के थे, 18 साल के थे, तब ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था. पर जब भी समय मिलता हम कोर्ट जाते, हम देखते किस तरह से क्या आर्ग्यू हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करते. जैसे जैसे समझ में आने लगा वैसे वैसे उसे पढ़ने की इच्छा बढ़ती गई. तब अपने आइडल टाइम में, तब अपने फ्री टाइम में कोई भी अच्छी कमेंट्री, कोई भी अच्छा जजमेंट, वो लेकर बस पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए. योर अंडरस्टैंडिंग, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, योर एबिलिटी टू ग्रास्प, स्काई इज़ द लिमिट. कोई लिमिट उस पर नहीं रखें आप, वो मेहनत करते रहें. एंड ऑनेस्टली रिजल्ट से ना घबराएं. ज़रूरी नहीं है दैट वन बैड केस और वन बैड जजमेंट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग. True. Someday you win, someday you learn. It is as simple as that. True. So it is rightly said that a lawyer is always a student, and the student who is always having that intention and that mindset to learn will one day get success. Is it? If I'm not wrong, sir. देखिए, सक्सेस का यहाँ पर when we say commercial success, you will have to elaborate what success. Because commercial success is something which rather heavily, with a heavy heart I will say this, बहुत भारी मन के साथ ये कहना पड़ेगा that आजकल the only success which is valued is commercial success, rather unfortunately. But for a lawyer that's not true. For a lawyer, success would also mean putting across his point in such a way that the reader or the listener is mesmerized, is actually convinced. Ultimately, this profession is about persuasion. This profession is about convincing the listener. Correct. So your success also underlies in how good you are at convincing, in that sense. Correct. So आप अपनी बात कितनी क्लैरिटी से, कितने साफ दिल से सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकते हैं इन सच अ वे कि वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाए, वो भी इसका सक्सेस का हिस्सा है. नाउ कई बार पहले के ज़माने में जो मुझे जो मेरे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बताया, मुझे काफ़ी बुज़ुर्ग सीनियर्स ने बताया कि पहले के ज़माने में द कॉल टू द बेंच वॉज कंसिडर्ड एज सर्विस टू द नेशन. ओके. राइट, दैट ये जो आपको कुदरत ने ये नेमत बख्शी है, कुदरत ने आपको जो ये मौका दिया है कि आप बेंच ज्वाइन कीजिए, आप जज बनिए, उसे कोई रिफ्यूज़ नहीं करता था. There was no room to refuse that. It was an honor where you were selected, you were bestowed upon this blessing. Nowadays, considerations are different. So that is how it is. But because, like I said, that commercial success का value society को अब थोड़ा ज़्यादा लगने लगा है. ये समाज में एक जो नया दौर आया है, ये शायद उसी की वजह से है कि commercial success is valued more than real success. जो आंखों में आता है वही ज़्यादा चलता है. Probably that sense is more valued. सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ये जो हमने कंट्रोवर्शियल टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर भी किया और काफ़ी हद तक कुछ फैक्ट्स को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहने भी दिया. बट एट द लास्ट हमने आप पे छोड़ा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप
आपके लिए क्या सही है, क्या आप लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्या आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, आपके लिए मैरिज ज़्यादा सही है कि क्या सही है, वो आप डिसाइड करिए। रेदर वो एक आपकी चॉइस रहेगी। बट यस, व्यू हर किसी का अलग रहता है अपनी लाइफ को लेके, बट हम इस टॉपिक को आज यहाँ फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मूल्यवान टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आप आए और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतना अपना ज्ञान बांटा। जाते जाते सिर्फ एक संदेश मैं देना चाहूँगा, जो आपने कहा उसी से इस संदेश का जन्म होता है कि आप क्या चुनेंगे, मैरिज या लिव इन। उसी के संदर्भ में एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो मैं अनुवादन करके आपको कहना चाहता हूँ। यस सर। जिस वक्त हम एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उस वक्त हम एक दूसरे की भावनाओं का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी गला घोट देते हैं। सो कोई भी फैसला जो आप लें, यस दैट इज़ डीप, वेरी सो कोई भी फैसला जो आप लें वो अपने आसपास वालों की भावनाओं को मद्देनज़र रख के लें, वो अपने भविष्य को मद्देनज़र रख के लें, और सबसे ज़्यादा जिनका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, दैट इज़ योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप। उनका ओपिनियन कह लीजिए, उनकी भावनाएं कह लीजिए। ऐसा कहते हैं कि अपने माँ बाप को दुखी करके कोई सुखी नहीं हुआ है। करेक्ट। वेरी फर्मली बिलीव्ड बाय द एंसेस्टर्स, दिस इज़ वेरी फर्मली बिलीव्ड। सो कोई भी फैसला जो आप ले, जैसे आपने फैसला अपने श्रोताओं पे छोड़ा है, उन्हीं श्रोताओं से मेरी अपील है कि कोई भी फैसला जो आप लें वो अपने माँ बाप की भावनाओं को कंसिडर करके लें। अपने माँ बाप से भी पूछिए आपको लिव इन रिलेशनशिप में वो आने की इजाज़त देते हैं कि नहीं देते हैं, बट मेरी मानिए तो वो तो नहीं देने वाले हैं और आप नहीं करिए। बट ये मेरा लुकआउट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारा, मैं ये कह सकता हूँ जो मैं कंक्लूजन पे आया हूँ इस पे, बट स्टिल आपके माँ बाप से पूछिए क्या करना चाहते हैं, वो क्या आपको कहना चाहते हैं, उनके व्यूज़ पे जानिए और फिर कोई डिसीजंस लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अपना मूल्यवान टाइम निकाला। हम अपना शो आज एंड करते हैं। थैंक यू।